नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल परिणामा स्पिरिचुअल अवेकिंग पे। आज रामनवमी है तो रामनवमी की हम सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आज हमारा व्रत का समापन भी है और रामनवमी भी। हम सब जानते हैं भगवान राम के गुणों को और हमें उन्हें अपने जीवन में अपनाना भी है। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ। आज हम अपने ध्यान की ओर, हमारा ध्यान प्रभु श्री राम के गुणों पर है। तो दोस्तों, जितने हमारे जूम के मित्रगण हैं और जो हमारे यूट्यूब से हमें देख रहे हैं सभी मित्रगण, जैसे कि हमें पहले से विदित है, अपने पैरों को क्रॉस कर ले, अपने हाथों की उंगलियों को उंगलियों में यूं फंसाकर अपनी गोद में रख लें और अपनी प्यारी सी आंखों को बंद कर लें। 3 लंबी गहरी सांसें। डीप ब्रीथ इन and out. Deep breath in and out. तीसरी लंबी गहरी सांस, जो हमारे ब्रह्मरंध्र यानी हमारे हेड के सेंटर पे। डीप ब्रीथ इन, होल्ड एंड आउट। अब अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर रखें। नेचुरल प्राकृतिक सांस। हमारी सांसें ही हमारी गुरु हैं। सांसों को लेते समय हमारे शरीर की प्रत्येक सेल एनर्जाइज हो रही है। सांसों को बाहर छोड़ते हुए हमारा शरीर एकदम रिलैक्स, अपने कंधों को, अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ अपनी आंखें बंद ही रखें। प्राकृतिक सांसों को महसूस कर। श्री राम के गुणों को महसूस करें। हमें अपने प्रभु श्री राम के पद चिन्हों को अपनाना है। हमारे पितामह कहते हैं, हमारे ही भीतर प्रभु राम श्री कृष्ण जी
जी। हाँ, माँ की शक्तियाँ तभी विराजमान है। हम सब गुणों को उजागर कर सकते हैं। में त्याग, प्रेम, है वो अपनाना है। माँ सीता जैसा ध्यान, उनके जैसी शक्ति को हम भी अपना सकते हैं। हनुमान जैसी भक्त निस्वार्थ सेवा का गुण हमें भी अपनाना है। और राम की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें। माँ सीता की शक्तियों को अपने अंदर महसूस करें। प्रेम, ज्ञान,
ध्यान अपनी सांसों पर ही रखें। वो अपने शरीर को महसूस करें। एक लंबी गहरी सांस अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं, अपने प्यारे से हाथों को अपनी आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1। अपना समय लेते हुए अपनी आंखों को हथेलियों में खोलें। इस राममय ऊर्जा को अपने सर पर आशीर्वाद की तरह रखें, पूरे शरीर पर फैलाएं और हृदय से प्रभु श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, वो सच्चा दरबार अपनी आंखों में महसूस करें, उसको देखें और उनको नमन करें। जय हो, जय हो, जय। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा। आज रामनवमी है, तो रामनवमी को सच में दोस्तों एक अलग ही ऊर्जा रहती है। इसी के साथ जैसे कि हमारी बुक चल रही है, यू कैन हील योर लाइफ, आज हमारा लास्ट सेकेंड चैप्टर है। तो मैं अपनी प्यारी सी नम्रता जी को आमंत्रित करती हूँ कि आज हमें वो हमारी जो राइटर हैं लुइस एल हे, तो उनकी जो पूरी हिस्ट्री है जो वो हमें बताएंगे। तो नम्रता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच प्रकृति जी, बहुत ही सुंदर ध्यान। और आज का ये जो पवित्र दिन है, ये हम सभी को ऊर्जा से भरता है भगवान श्री राम प्रभु की। सभी लोगों को नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबके जीवन में खूब सारी खुशियां, खूब सारा स्वास्थ्य, खूब सारा धन धान्य निरंतर 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 बरसता रहे, यही हम कामना करते हैं। परिणाम स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस प्यारे से प्लेटफॉर्म के द्वारा आप सभी पे आशीर्वाद भगवान प्रभु राम का बरसे। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, यू कैन हील योर लाइफ, कितना प्यारा है ना ये टाइटल। जी हाँ, सो मेरी कहानी आज जो हमारी राइटर हैं लुइस एल हे अपने बारे में बताने जा रही है। सबसे प्यारा उन्होंने स्टार्टिंग में एक दिया है, हम सब एक हैं। देखिए वो वननेस को बता रही है, हम सब एक हैं, हम एक ही उस परम चेतना से आए हैं और हम में कोई भी अंतर नहीं है।
एक राइटर जब ऐसी बात कहती है तो समझ में आता है कि उनका जो स्पिरिचुअल लेवल है ना, जो उनका स्पिरिचुअल डायमेंशन है वो कितना डेवलप्ड है। लेकिन अगर हम लुइस एल हे के स्टोरी को देखें तो उनका जो लाइफ था वो बहुत ही चैलेंज से भरा हुआ था। उन्होंने बहुत कुछ देखा। वो बताती हैं कि जब वो 2 साल की थी तो उन्होंने अपने माँ बाप के बीच में डाइवोर्स देखा। सोचिए 2 साल के बच्चे को तो कुछ ठीक से याद भी नहीं रहता है, लेकिन वो जो वाइब्रेशंस थे, कहीं ना कहीं एक बच्चा जो हमेशा उन सब चीजों को बोल नहीं पाता है, कोई कोई बच्चे तो 2 साल तक बोल भी नहीं पाते हैं, लेकिन वो जो घर का एक जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है उसे आप कहाँ लेके जाएंगे, वो तो उसके भीतर घर कर रहा था। वो कहती हैं जब मैं 18 महीने की छोटी सी बच्ची थी तब मैंने अपने माँ बाप का तलाक होते हुए देखा। उसके बाद में इनकी मदर ने किसी के घर में एज अ मेड काम किया, क्योंकि एक बच्ची की जिम्मेदारी थी माँ के ऊपर, तो माँ को तो कुछ ना कुछ करना ही था। अपने बच्चे को एक छत दिलाने के लिए उन्होंने एक पर्सन से मैरिज की, लेकिन जो इनके स्टेप फादर थे वो ये बताती है कि वो यूरोप के जर्मनी सिटी से बिलोंग करते थे, और उनकी जो परवरिश थी वो बहुत ही क्रूअल एनवायरनमेंट में हुई थी। वो एक ऐसे उनका बचपन भी ऐसे मतलब बीता था कि उनमें प्यार उन्होंने शायद कभी नहीं देखा था, इसीलिए उस क्रूरता को उन्होंने इनकी माँ के साथ में और लुइस के साथ में पूरी तरह से, इन्हें एक छत तो मिल गई थी लेकिन एक ऐसा एनवायरनमेंट था जहां ये सांस भी लेना इनका मुश्किल था। ये आगे बताती हैं कि 1930 में एक समय था, एक वो जो दशक था पूरा अवसाद से भरा हुआ था। यूरोप में उस समय आर्थिक मंदी थी और भी तरह की समस्याएं थी। लोग, आप अगर बात करें तो टीएस इलियट ने भी इस पे एक द वेस्ट लैंड करके एक बुक लिखी है, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि वो केवल मशीनी युग था और लोगों की लाइफ पूरी तरह से इमोशंस से रहित थी, कोई इमोशंस नहीं थे, केवल और केवल एक मशीनी मतलब लाइफ जीते थे लोग। तो ये वही बता रही हैं कि उनका जो बचपन था वो बहुत ही ज्यादा एब्यूजिव था, उनके साथ में सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था और भी बहुत सी चीज उन्होंने फेस की थी। उनके जो स्टेप फादर थे वो भी इनकी मदर को आए दिन मारते पीटते थे। इनको एक छोटी सिस्टर, एक इनके मतलब इनकी मदर ने बर्थ दिया था इनकी एक छोटी बहन को। तो इस तरह से इनका जो जीवन था ना वो कठिनाइयों से भरा हुआ था। ये एक इंसिडेंट बताती हैं कि जब ये 4th स्टैंडर्ड में थी तो एक बार इनके साथ एक वाकया हुआ था। स्कूल में जो था वो कोई सेरेमनी थी और बहुत सारे केक आए हुए थे, बहुत सारे, सभी बच्चों को केक मिले, और ये जो थी वो सबसे लास्ट में खड़ी हुई थी, और जब टीचर इनके पास आई तो देयर वाज नो पीस ऑफ केक फॉर हर। ये अपना बताती हैं कि उस समय मेरे पेट में कीड़े थे, मैं लहसुन खाती थी तो मेरे पास से वो उसकी स्मेल आती थी, मेरे बाल भी बहुत अजीब तरह के कटे हुए थे। और ये बताती हैं कि इनका जो हुलिया थे ये काले जूते पहनती थी, ऊंचे ऊंचे अजीब तरह के इनका ड्रेसिंग सेंस था, और इन्हें कोई पसंद नहीं करता था। ओवरऑल ये कहने की यहाँ पे ये कोशिश कर रही थी। तो इन्होंने कभी केक भी नहीं खाया। तो और वही चीज होती है ना कि जिस चीज की एक बच्चे को ज्यादा वो रहती है और वो जब उसे नहीं मिलता है तो उसे कितना दुख होता है। ये बताती है इनके पड़ोस में एक लेडी थी, वो इनको हर सप्ताह इनकी मदर उसके घर काम करती थी, तो वो हर सप्ताह इनको 10 सेंट इनके जन्मदिन पे देती थी और क्रिसमस पे $1 देती थी। तो वो भी किस तरह से ये यूटिलाइज करती थी कि 10 सेंट परिवार के बजट में चले जाते थे
और जो $1 होता था, वहां से एक डाइम स्टोर करके एक कोई जगह थी, वो स्टोर था, वहां से इनके अंडर गारमेंट्स खरीद लिए जाते थे। तो इस तरह से इनका बचपन बीता। तो आगे ये बताती हैं कि वो जो केक था वो इन्हें नहीं मिला, और कहीं ना कहीं इनके मन में भी वो एक नेगेटिव थॉट था, वो चीजें इन्होंने अट्रैक्ट की थी कि मुझे नहीं मिलेगा। वो आगे एक इंसिडेंट में इस चीज को ये कोरिलेट करती हैं कि ये लगातार उसी वाइब्रेशन में थी, मतलब कोई इन्हें पसंद नहीं करता है, कोई इन्हें प्यार नहीं करता है, कोई इन्हें कोई चीज शेयर नहीं करता है, तो वही चीज वो लास्ट में उस लाइन में खड़े होके अट्रैक्ट कर रही थी, और वही इनके साथ में हुआ कि लास्ट में टीचर जब आई तो नहीं था। उन्होंने खुद कहा है कि यह मेरा दृष्टिकोण था, वे बस मेरी धारणाओं को प्रदर्शित कर रहे थे, जैसी मैं अपने अंदर की वाइब्रेशंस थी वैसे ही चीजें मेरे साथ में घटित हो रही थी। उसके बाद में जब ये 15 ईयर की थी, तो ये अपना यौन शोषण को वियर नहीं कर पाई, मतलब इतना ये एग्जॉस्ट हो गई कि ये घर से और उस स्कूल से भाग निकली। उसके बाद में ये डाइनर में इन्हें वेट्रेस की एक नौकरी मिली, इन्होंने वो जॉब की, और जो इनका भारी एक नेगेटिव घर का और जो आसपास का एनवायरनमेंट था, जब ये वहां जाके जॉब करने लगी तो इनको एक एक हल्कापन लगा, खुशी तो नहीं लेकिन हाँ, उस नेगेटिविटी से ये थोड़े थोड़े पल के लिए अपने आप को रिलैक्स फील किया, क्योंकि ये हमेशा प्रेम और स्नेह से वंचित रही, और इन्हें जिससे भी प्यार मिलता था, जो भी इनसे प्यार से बात करता था, उसी के साथ ये नाइट स्पेंड करती थी, क्योंकि कोई समझदारी नहीं थी। 15 ईयर का एक चाइल्ड क्या कर सकता है, मतलब ये बताती है अपनी स्टोरी में कि हर उस व्यक्ति को मैं अपनी बॉडी सौंप देती थी जिसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, क्योंकि इन्हें उस प्यार की, उस अपनेपन की तलाश थी। अपने 16वें जन्मदिन के ठीक बाद में एक बच्ची को मैंने जन्म दिया, मतलब शी वॉज एक्सपेक्टेड, उन्होंने एक छोटी बच्ची को बर्थ दिया। अब इनके लिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि उस बच्चे की परवरिश इन्हें कैसे करनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं से लकीली इन्हें एक दंपत्ति मिले जिन्होंने उस बच्ची को इनसे लिया। ये बताती हैं कि मतलब मैंने कभी उस मातृत्व को फील ही नहीं किया, जो एक लेडी के लिए एक ब्लेसिंग होती है, उस ब्लेसिंग को इन्होंने फील नहीं किया। ये तो केवल एक अपराध बोध में थी, शर्मिंदगी में थी, इस चीजों में ये अपने आप को दबाए हुए थी। मतलब उन वो लड़की 5 दिन की थी जिसको इन्होंने बर्थ दिया, और ये उसको छोड़ के चली आई थी, क्योंकि ये उस सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रही थी। ये अपने घर लौटी, इन्होंने अपनी माँ को उसी सिचुएशन में देखा, अपनी माँ को साथ लेके ये घर से बाहर चली गई, मतलब दूसरी जगह ये लेके चली गई। और उसके बाद में इनके जो फादर थे और जो उनकी बेटी थी, वो दोनों साथ में रह गए। इन्होंने अपनी माँ को उसी जगह जहाँ पे ये जॉब करती थी वहां पे उनको जॉब कराई, और एक सुकून भरा जीवन एटलीस्ट उन्हें मिला। मार पीट तो नहीं थी, काम करती थी तो सुकून से शाम को रोटी खाती थी और चैन की नींद सोती थी। इंसान के लिए शायद ये चीजें भी बहुत जरूरी होती हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपनी माँ को एक अपार्टमेंट में रखा जहाँ पे वो आराम से रहना उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भी बहुत कुछ फेस किया था। उसके बाद में ये बताती हैं कि मैंने जो चीजें इतनी फेस की थी, मैं उन सब से बाहर निकलना चाह रही थी, इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए चली गई थी शिकागो। शिकागो में इन्होंने कुछ जॉब वगैरह की, छोटा मोटा व्यवसाय किया। वहां से फिर ये न्यूयॉर्क चली आई। न्यूयॉर्क में एक ये मॉडल बनी, फैशन फैशन शो की जो मॉडल्स होती हैं, ये इस तरह की जो फिल्म इंडस्ट्री बोल सकते हैं, उसमें एक ये इन्होंने बड़े बड़े डिजाइनरों और मॉडल्स के साथ में काम किया, लेकिन फिर भी इनमें वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद में इन्होंने एक बहुत ही अच्छे वेल एजुकेटेड
जो इंग्लिश मैन थे उनसे इन्होंने मैरिज की और इन्होंने पूरी दुनिया की सैर की, इन्होंने एक अच्छा दाम्पत्य जीवन गुजारा। और ये कहती है कि बड़े बड़े लोगों से मिले, व्हाइट हाउस में इन्होंने डिनर किया। और इनकी 14 वर्ष तक इनका जो लाइफ था वो बहुत अच्छे से चलता रहा। लेकिन उसके बाद में अचानक इनके हस्बैंड ने एक दिन बोला कि मैं जो है मैं किसी और से मैरिज करना चाहता हूँ। तो ये फिर से टूट गई और इन्होंने फिर इनके जीवन में फिर से पतझड़ आ गया है ना। उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई, तो एस्ट्रोलॉजर ने इन्हें बताया कि ये चीज तो आपकी लाइफ में एक फिर से दोबारा से आपको तोड़ दिया है, लेकिन आपको आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तो इस घटना के बाद में इन्होंने जब ध्यान दिया तो ये एक रिलीजियस साइंस के चर्च में गई, वहां हर संडे को ये जाती थी। और इनको वो लेक्चर वगैरह सुनने बहुत अच्छे लगते थे। ये थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ मुड़ी, इन्होंने इनका रुझान जो था वो आध्यात्म की तरफ गया। ये संडे सर्विसेज में जाती थी, ये उनकी जो रेगुलर क्लासेस होती थी सप्ताह में वो भी अटेंड करती थी। और अब इनका फैशन और जो मॉडलिंग का जो में इनका इंटरेस्ट था वो कम हो गया था। ये कहती हैं कि मैं कब तक अपनी कमर के नाप और अपनी भुवों के आकार को लेकर चिंतित रहती, मैंने वो सब छोड़ दिया। है ना, मॉडल एज अ मॉडल आपको कितना अपने फिगर पे और अपना पूरा फेस और सब स्किन पे कितना ध्यान मेंटेन करना पड़ता है। तो ये वही बता रही है कि मैं मैं हाई स्कूल की एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट थी, इन्होंने स्टडी तो की नहीं थी और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन मैं एक अच्छी मेहनती स्टूडेंट बन गई और मैंने मेटाफिजिक्स से जुड़ी हुई हर नॉलेज को अडॉप्ट किया। उसके बाद में धीरे धीरे यही जो रिलीजियस साइंस जो चर्च में इस टॉपिक पे इनका हमेशा इनका जाना आना होता था, नए नए लोगों से मिलना होता था। इसमें इन्होंने 3 साल के बाद में ये एक लाइसेंस शुदा प्रैक्टिशनर का इन्होंने आवेदन किया और उसके योग्य ये बन गई, उसकी इन्होंने परीक्षा पास की और बाद में ये एक चर्च के काउंसलर के रूप में इनका अपॉइंटमेंट हो गया वहां पे। उनकी ये छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन इनको ये समझ में आ गया कि मेरी हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन मेरे अंदर है। ये कह रही है यहाँ पे कि मैं इंद्रियातीत ध्यानी बन गई। और इन्होंने फेयरफील्ड लोवा एक यूनिवर्सिटी थी, वहां 6 महीनों के लिए ये गई। वो बहुत ही इनके लाइफ का एक बहुत ही अच्छा टाइम था, जहाँ पे ये हर सोमवार को एक नया विषय शुरू होता था, नए टॉपिक ये पढ़ती थी और फिर उसके बाद में उस पे मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब चीजों इन सब के सिद्धांत के बारे में मतलब इन्हें नए नए सब्जेक्ट पढ़ने को मिले। और फिर ये हर शनिवार को इनकी एक एग्जाम भी होता था, उस एग्जाम को ये देती थी और रविवार को हॉलीडे होता था और सोमवार को एक नए दिन से फिर से ये शुरुआत करते थे इस तरह से। और ये बताती हैं कि उस यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी एज की स्टूडेंट थी, बट इन्होंने अपने उस टाइम को बहुत एंजॉय किया। वहां पे शराब पीना और स्मोकिंग करना इस ये सब प्रतिबंधित था, वहां पे अलाउड नहीं था। तो ये बताती हैं कि जिस दिन मैं वहां से निकली हवाई अड्डे पे, सिगरेट की जब स्मेल, धुएं की, मुझे ऐसा लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। इन्हें पता चल गया कि सात्विकता क्या है, उन्होंने उस चीज को जिया। उसके बाद में ये न्यूयॉर्क आ गई, इन्होंने परीक्षण अपना शुरू किया, लोगों को प्रशिक्षित करना शुरू किया। लेकिन फिर इनके साथ एक दिन ऐसा हुआ, इन्हें पता चला कि इन्हें कैंसर है। अब इन्हें जब ये पता चला तो ये पूरी तरीके से फिर से इनकी लाइफ में एक चैलेंज आ गया। ये समझ तो रही थी कि ये जो इनकी नाराजगी है, उस नाराजगी की वजह से इनकी लाइफ में ये कैंसर आया है, क्योंकि इन्होंने एक बहुत लंबे समय से अपने भीतर एक नाराजगी को बना के रखा था। अब ये समझ रही थी कि ये उनके ट्रांजिशन का समय है, उन्हें अपनी इस नाराजगी को निकाल के अपने अंदर प्यार भरना है, अपने आप को स्वीकार करना है। लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसे करूं। लेकिन जब हमारे अंदर एक चाह होती है ना, तो हमें राह भी मिलती है।
तो इन्होंने नई नई बुक्स पढ़नी शुरू की, नई नई प्रैक्टिसेस को शुरू किया, और धीरे धीरे इनको ऐसे ऐसे लोग मिलते गए जो कहते थे कि आप अपने अंदर का पहले सारा गुस्सा निकालो। तो उन्होंने बताया कि पिलो को खूब मारो, एक बंद कमरे में खूब चिल्लाओ। ये टेक्निक इन्होंने भी इस बुक में भी बताई है, उन्होंने खुद पे अप्लाई की। उन्होंने इस तरह से अपने अंदर के उस गुस्से को, उस नाराजगी को निकाला। और फिर मिरर के सामने जब ये खड़ी होती थी तो ये अपने आप को देख नहीं पाती थी, क्योंकि ये अपने आप को वो सम्मान दिया ही नहीं इन्होंने कभी, जिसका शायद इनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट थी। इनको इतनी बात तो समझ में आ गई कि मुझे अब अपना खान पान सुधारना है, मुझे अपने अंदर वो प्यार भरना है, वरना अगर मैं ऑपरेशन भी करा लूंगी फिर भी वो दूसरी तरह से किसी दूसरी बीमारी के रूप में मेरी बॉडी को ये इस तरह से खाता रहेगा, क्योंकि विचारों से मैंने ये अगर प्रॉब्लम क्रिएट की है तो मुझे अपने विचारों पे काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से इन्होंने अपना जंक फूड जो इन्होंने इतने वर्षों तक खाया, उस ये बताती हैं कि उसके विषैले इफेक्ट को मैंने पूरा तरह से सात्विक जीवन अपना के, अपना सैलेड ज्यादा से ज्यादा लेना, जूसेस पीना, ग्रीन वेजिटेबल्स लेके, ग्रीन जूसेस पी के इन्होंने अपनी बॉडी को, डॉक्टर ने इन्हें 3 मंथ्स का टाइम दिया था कि 3 मंथ से ज्यादा हम आपको नहीं टाइम दे सकते, अदरवाइज जो है आप आपके साथ में क्रिटिकल सिचुएशन आ सकती है। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि जब इन्होंने दोबारा से अपना चेकअप कराया तो कैंसर पूरी तरह से जा चुका था। तो कितनी एक इंसान की विल पावर देखिए कि उसने इतना लाइफ में इतनी सफरिंग्स लेने के बाद भी जो है अपनी ये एक बड़ी सी बीमारी को अपने विचारों के द्वारा, अपने एक सुंदर जीवन शैली के द्वारा इसको ठीक किया। इसके बाद में ये बताती हैं कि एक दिन इनकी सिस्टर का फोन आता है कि इनकी मदर जो है वो पूरी तरह से उनको देखना बंद हो गया है। तो कहीं ना कहीं माँ के प्रति नाराजगी भी थी, लेकिन अब इनको जब ये खबर पता चली कि माँ को दिखना बंद हो गया है तो इनका वो जो प्यार था वो एक जागृत हुआ। ये गई अपनी माँ के पास और इन्होंने अपनी माँ की सेवा करने की एक संकल्प लिया। बट उस समय इनके पास इतना फाइनेंशियली ये इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन इन्होंने बताया कि मैं जो जो चीजें बोलती थी यूनिवर्स उन्हें पूरा करता था। तो मैंने यूनिवर्स से कहा कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरी माँ ने मुझे बचपन में मुझे जन्म दिया और अब मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अब मेरी माँ को जब मेरे सहारे की जरूरत है तो मैं अपनी माँ को सहारा दूं। तो धीरे धीरे ऐसे सिचुएशंस आने लगी कि इन्होंने यू कैन हील योर बॉडी करके एक बुक लिखी। वो बुक इनकी बहुत फेमस हुई और उसकी जो कॉपी होती थी, जब जो कोई भी उन्हें मिलता था उसको वो देती थी और इस तरह से उनका मतलब अर्निंग के भी सोर्स बनते चले गए। माँ को भी इन्होंने वही सारा थेरेपीज इंट्रोड्यूस कराया और 90 वर्ष की उम्र में इनकी माँ की आंख का मोतियाबिंद इन्होंने ठीक किया। माँ की आंख में मतलब रोशनी आना बच्चों के लिए कितनी बड़ी खुशी की बात होती है। इसी तरह से इनकी बहन भी कमर के दर्द से बहुत ज्यादा मतलब वो भी चैलेंज में थी। बहन और इनके बीच में एक गैप था, लेकिन धीरे धीरे इन्हें पता चला कि वो भी कहीं ना कहीं अपनी अपनी ही उलझनों में है। तो जब इन्होंने अपनी बहन को समझना शुरू किया, उनसे बात करनी शुरू हुई, जब वो कम्युनिकेशन गैप इनके बीच में दूर हुआ तो इन्हें पता चला कि इनकी बहन भी एक बहुत सुंदर व्यक्तित्व की महिला है। इन्होंने अपनी बहन को पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा और लास्ट में ये यही कहती हैं कि मुझे बस इतना मैं जानती हूँ कि मेरी माँ ने कई वर्ष पहले दुनिया छोड़ दी। मैं उन्हें याद करती हूँ और उन्हें प्रेम करती हूँ। हम जो भी साथ कर सकते थे हमने किया और अब हम दोनों मुक्त हैं। मुक्त है का मतलब इन्होंने फॉरगिव कर दिया जो भी इनके साथ में गलत हुआ था, या इन्होंने अपनी माँ को भी उसी बच्चे के रूप में देखा, क्योंकि उनका भी बचपन कहीं ना कहीं वही तो मानसिकता थी। उनकी माँ ने भी वही सब चीजें अपने बचपन में देखी थी।
और उन्हीं के द्वारा उन्हीं सब पैटर्न्स पे चल के उन्होंने अपनी बच्ची को पाला था, बट उसकी नॉलेज ना होने की वजह से यहाँ पे राइटर कहती हैं कि मैंने उन्हें मुक्त कर दिया। मुक्त कर दिया मतलब मैंने फॉरगिव कर दिया। तो यहाँ पे लुइस एलहे की पूरी स्टोरी सुनने के बाद में दोस्तों हमें यही समझ में आता है कि पैसा तो ठीक है, पैसा तो एक एनर्जी है ही, लेकिन पैसे से भी कहीं ज्यादा वो जो ईश्वर की जो नियामतें हमें मिली हैं, जो हमें ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस के जो स्ट्रॉन्ग पिलर हमें मिले हैं ना, एक हाथ में आप अपना ग्रेटिट्यूड पकड़िए और एक हाथ में फॉरगिवनेस। भगवान ने हमें जो दिया है उसका हमें शुक्राना करना है, और अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया है या फिर हमारा जाने अनजाने में किसी से गलत हुआ है, तो हमें माफी मांगनी है और माफ करना है। अगर इन दो चीजों को आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया, तो दोस्तों आपके जीवन की जो उन्नति है ना, वो एक रॉकेट की स्पीड से होगी। और देखिए ये वेस्टर्न कल्चर को बिलोंग करती है, लेकिन इन्होंने ध्यान को बताया है कि मैं एक मेडिटेटर के रूप में मैंने अपने आप की जो कैंसर की बीमारी थी, इससे मैंने बहुत 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 मुझे बहुत कुछ मिला इस कैंसर से निजात पाने का। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी हमारा ये जो चैनल परिणामा स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, हम भी इस समाज में एक जागृति फैलाना ही चाहते हैं, क्योंकि आज इंसान के पास सब कुछ है, केवल और केवल उसे अपने अंदर जो खुशी वो जो ढूंढ रहा है, वो खुशी हम दिल से उसे देना चाहते हैं। सो अब हम एक ऑनलाइन वर्कशॉप भी करने जा रहे हैं, अबंडेंस ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ। और आपको पूरी डिटेल्स हम प्रोवाइड करेंगे। आप उस वर्कशॉप में जरूर जुड़िए कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में धन को और उस स्वास्थ्य को पा सकते हैं, जैसा कि हमारी राइटर ने अपने हर एक चैलेंज से सीखा और उन्होंने दुनिया को कितनी सुंदर यू कैन हील योर लाइफ बुक दी। सो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद। यस प्रकृति जी, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। जी थैंक यू सो मच नम्रता मैम, बहुत ही अच्छा। आज की जो राइटर के जो जीवन उनका परिचय है पूरा, देखिए कितना ही अच्छा है, कितना कुछ हमें सीखने को मिलता है दोस्तों। तो जैसा कि हमारी अभी नम्रता मैम ने बताया कि हाँ हम लोग एक सेशन आगे करने वाले हैं, अभी टाइम है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम उसमें हम कराएंगे। दो हमारी पहले डेमो क्लास भी होंगी, तो उसमें जरूर आप लोग आए, उसमें देखें कैसे क्या हमें करना है। और बहुत सारे चैलेंजेस हमारे अंदर हमारे शरीर में होते हैं, हमारे विचारों में होते हैं, जो हमें पता भी नहीं चलते हैं, और उन्हीं से हमारे रिश्तों में, हमारी मनी पे और हमारी बॉडी पे बहुत सारे इफेक्ट ऐसे पड़ते हैं। और बहुत सारे हमारे ब्लॉकेज ऐसे होते हैं जिन्हें भी हम नहीं जानते हैं। और जब जैसे जैसे हम मेडिटेशन के द्वारा या बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग कराएंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ, क्योंकि हम लोगों ने भी सेशन पहले से कर रखे हैं, कई सारे सेशन किए हैं, तो उसमें जब हम लोगों ने भी किया था तो लगा कि हाँ कितने सारे हमारे अंदर ब्लॉकेज हैं जो हमें पता ही नहीं है, इसीलिए हमारा जो काम है वो रुक रहा है। तो शायद आप लोगों को भी उससे फायदा हो। तो इसी के साथ आज की हम मीटिंग एंड करते हैं। तो आप लोग सब लोग सभी, मेरी सभी से गुजारिश है कि प्लीज आप उसको ज्वाइन करें और अपने लाइफ में चेंजेस लाएं। सो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।